क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर आप संगीत को देखने लगे, शब्दों को चख सकें और रंगों को सुन सकें? आपको लग रहा होगा कि ये सब महसूस करने के लिए आपको किसी तरह के साइकेडेलिक ड्रग की जरूरत पड़ सकती है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी चीजों को आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आपके दिमाग में एक खास तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, जहां 2 से ज्यादा इंद्रियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब यूं समझिए कि दिमाग में एक सेंसरी सिस्टम जैसे कि सुनने की प्रणाली खुद ब खुद दूसरे सेंसरी सिस्टम यानी कि देखने की प्रणाली पर असर डालती है। इसे कहते हैं सिनेस्थीसिया, और इसके होने से आप दुनिया को एक अलग नजर से देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक सेंस काम करता है तो दूसरा खुद ही उसके असर से हरकत में आ जाता है ना क्यूरियस पंती वाली बात। जिन लोगों को सिनेस्थीसिया होता है उन्हें सिनेस्थीट्स कहते हैं। सिनेस्थीट्स के लिए गुजरती हुई गाड़ियों को देखने से उन्हें कुकीज का टेस्ट आ सकता है, या फिर संगीत सुनने से उन्हें संगीत का पैटर्न या रंगों का पैटर्न महसूस होने लगता है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक सिनेस्थीट्स को कुछ असामान्य संबंधों से भी जोड़ा गया है, जैसा कि बच्चों से। ऐसा माना जाता है कि सभी बच्चे जब वो 4 महीने के होते हैं तो उन्हें सिनेस्थीसिया होता है। उसके बाद ही जिन न्यूरल कनेक्शन से सिनेस्थीसिया होता है वो अलग हो जाते हैं। यह स्थिति लगभग 4% लोगों में होती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। ये जेनेटिक भी हो सकती है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। हालांकि ये कई मायनों में नजर आता है, लेकिन सबसे आम है ग्राफीन कलर, जिससे हर एक अल्फाबेट या नंबर अलग रंग या अलग तरह के रंगीन पैटर्न का नजर आता है। क्योंकि सिनेस्थीसिया में कोई भी इंद्रियों का संयोजन हो सकता है, इसलिए इसके 60 से 80 सब टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन इनका अध्ययन नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक इनका कारण पता नहीं चल पाया। कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाले और दिलचस्प सिनेस्थीसिया भी होते हैं, जैसे लेक्सिकल गस्टिटोरी सिनेस्थीसिया। ये बहुत ही कम पाया जाने वाला सिनेस्थीसिया है। इसमें व्यक्ति शब्दों के साथ स्वाद को भी जोड़ता है। क्रोमेस्थीसिया, ये सिनेस्थीसिया बहुत ही आम है। इसमें व्यक्ति ध्वनि के साथ रंगों को जोड़कर देखता है। मिरर टच सिनेस्थीसिया, इसमें व्यक्ति को स्पर्श होना महसूस होने लगता है जब वो किसी और को स्पर्श करते हुए देखता है। मिसोफोनिया, इसका मतलब होता है ध्वनि से नफरत हो जाना। इसमें किसी खास आवाज को सुनते ही नकारात्मक भावनाएं जागने लगती हैं और गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। पर्सोनिफिकेशन, इसमें किसी खास क्रम जैसे नंबर्स, हफ्ते के दिन या अल्फाबेट्स को किसी खास पर्सनालिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है। कुछ सिनेस्थीट्स को तो 1 से ज्यादा भी सिनेस्थीसिया होते हैं, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सिनेस्थीट्स आम लोगों के मुकाबले 8 गुना बेहतर क्रिएटिवली काम कर सकते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि कुछ कलाकार सिनेस्थीट्स थे। सिनेस्थीसिया का पता लगाना इतना आसान नहीं है। वहीं सिनेस्थीट्स में कुछ बातें आम होती हैं। इंद्रियों के बारे में मिली जुली धारणा इच्छा से नहीं होती है, बल्कि ये उनके बारे में सोचे बिना कभी भी हो जाती है। उन्हें हालात का तुरंत पता चल जाएगा, जबकि उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उनका दिमाग खुद ब खुद हरकत में आने लगता है। इंद्रियां हमेशा ही एक जैसे काम करेगी। जैसे कि पर्पल कलर का टेस्ट हमेशा स्ट्रॉबेरी जैसा आएगा, ना कि एप्पल जैसा, चाहे वो किसी और दिन ही पर्पल कलर क्यों ना देखें। दूसरी धारणा आमतौर पर पहले की तुलना में ज्यादा यादगार होती है। इसलिए अगर कोई सिनेस्थीट किसी का नाम रंग से याद रखता है तो उन्हें रंग पहले याद आएगा, ना कि नाम। सिनेस्थीसिया का कोई खास इलाज नहीं है। आम लोगों के मुकाबले कई लोग दुनिया को अलग नजरिए से देखने में यकीन रखते हैं और खुश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सिनेस्थीट्स को ऐसा लगता है कि उनकी हालत बाकियों से अलग है और दूसरों को अपनी बात समझाने में परेशानी होती है। बाकी सिनेस्थीट्स से मिलकर या ऑनलाइन बात करने से उन्हें समझ में आता है कि उनके जैसे बाकी लोग भी हैं, इसलिए उनको अकेलेपन की भावना से बाहर आने में मदद मिलती है। अगर किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें तो उससे सिनेस्थीट्स को काफी मदद मिल सकती है और उन्हें अच्छा महसूस हो सकता है। दिमाग के एक हिस्से पर जोर नहीं लगता है, बल्कि दोनों ही हिस्से अच्छे से आपस में काम करते हैं और सिनेस्थीट्स की अपने काम में रुचि बढ़ने लगती है। इस वक्त हम बस यही जानते हैं कि सिनेस्थीसिया एक फिनोमिनन है और हमें इस बात का पता नहीं है कि हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज क्यूरियस पंती बताएगा आपको कि क्या है डेजा वू। आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आसपास देखते हैं तो आपको वो जगह जानी पहचानी लगती है, जबकि आप वहां पहली बार गए होते हैं। इसे कहते हैं डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले से ही देखा गया। इसमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अभी जो भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है
लेकिन वो कब, कैसे, कहां और किस वक्त हुआ इसका पता नहीं चलता है और कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू एक असाधारण संदर्भ है, यानी कि पिछले जीवन के अनुभव। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इसे दिमाग के न्यूरॉन्स का खेल मानते हैं, जिससे गलत बातें जुड़ती और सामने आती हैं। एक अंदाजा ये भी है कि डेजा वू दिमाग का खेल है। डेजा वू कैसे और क्यों होता है? पूरी दुनिया की 60 से 80% आबादी को डेजा वू का अनुभव होता है, लेकिन आखिरकार ये होता कैसे है? आपको हैरानी होगी कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा अचानक ही होता है और बस थोड़े से समय के लिए होता है, और इसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक आराम से एक जगह बैठकर किसी पर रिसर्च नहीं कर सकते। वैसे तो डेजा वू से जुड़ी कई थियोरीज हैं, लेकिन हम उनमें से दो सबसे ज्यादा आम के बारे में बात करेंगे। जाना पहचाना, याद आना और पहचान जाना। एक इंसान नए शहर में आता है और पार्क में घूमने का फैसला करता है। वहाँ उसे झील और झील में तैरती हुई बतखें नजर आती हैं और अचानक उसे लगता है कि वो तो यहाँ पहले भी आ चुका है, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तो ये होगा हमारा पहला याद आना और पहचान जाना। इस थ्योरी में हमें पता चलता है कि याद रखने के लिए दो प्रक्रिया एक साथ काम करती हैं, याद आना और पहचान जाना। हमारा दिमाग आसपास के वातावरण में लगातार ऐसी चीजें ढूंढता रहता है जो जानी पहचानी हो। जैसे ही कोई ऐसी चीज नजर आती है, हमारा दिमाग उससे जुड़ी पिछली बातों को याद करने लगता है, और ये सारा काम हिप्पोकैम्पस की मदद से होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो याद रखने और याद करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कभी कभी जब दिमाग पिछली किसी चीज को याद करता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये उसने कहां और कब देखी थी, तो उसका मतलब होता है कि दोनों ही प्रक्रियाओं में समानता नहीं है, और तब हमें वो चीज सिर्फ देखी हुई लगती है, लेकिन ये याद नहीं आता कि वो हमने कहां देखी है। इसे कह सकते हैं डेजा वू। लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता कि जो चीजें हमने पहले नहीं देखी हैं, उनसे हमें ऐसा एहसास क्यों होता है, और कभी कभी देखी हुई चीजों का भी हमें एहसास क्यों नहीं होता। ये बात आपको शायद हमारी दूसरी थियोरी विभाजित ध्यान के जरिए समझ में आ जाएगी। अब हम उसी पार्क में झूला झूलने के उदाहरण से समझते हैं। जब हम पार्क में किसी एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं, तो बाकी चीजें आसपास से कहीं दूर जाने लगती हैं, और फिर जब अचानक ध्यान हटाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। हम में से सभी को एक बार ऐसा एहसास जरूर हुआ होगा। जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, तो यहाँ वहां क्या चल रहा है उससे हमारा ध्यान हट जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि अभी अभी डेजा वू हुआ है। तो आपको पता चल गया कि डेजा वू क्या होता है। क्या आप बिना रंगों की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, है ना? वो हमारे आसपास हैं हर समय। कलाकार रंगों के इस्तेमाल से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। दुनिया भर के ब्रांड्स अपनी पहचान खास रंगों से बनाते हैं। जानवर शिकारियों से खुद को बचाने के लिए या साथियों को आकर्षित करने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं, और इंसान, हम हर दिन अलग संदेशों, संकेतों और प्रतीकों को जताने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं, और हम ऐसा हर जगह रोजमर्रा की जिंदगी में हर बार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में रंग होता क्या है और ये हमें कैसे नजर आता है। वैज्ञानिकों की परिभाषा के अनुसार हर वस्तु में एक ऐसा गुण होता है जो आंखों में अलग संवेदना पैदा करता है, जिससे प्रकाश निकलता है और रिफ्लेक्ट होता है, और हम वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग प्रकाश को बांटते हैं। हम रंगों को तब देख पाते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया को हिट करता है। ये एक फिल्म है जो कि हमारी आंखों के ऊपर होती है। ये परत रोशनी को हमारे प्यूपिल यानी कि पुतली की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, जो अधिक या कम रोशनी पड़ते ही बड़ी या छोटी हो जाती है। एक बार जब प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है, उसके बाद वो उसे लेंस पर भेजता है, जो रोशनी को मोड़कर रेटिना की बाहरी परत पर एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यहाँ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। फिर वो अंदर के रेटिना पर गैंग्लियन नर्व सेल्स को जानकारी भेजते हैं। गैंग्लियन सेल्स उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स को जानकारी देती हैं, जो दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, जहां सिग्नल प्रोसेस होता है और हमें समझ में आता है। रॉड्स और कोन्स बाहरी रेटिना पर मौजूद दो प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और ये अलग अलग काम करते हैं। रॉड्स की मदद से हम हल्के और गहरे के बीच फर्क कर सकते हैं, और इससे ही हमारा पेरिफेरल विजन बनता है। वहीं कोन्स की मदद से हम रंगों को देख पाते हैं। ये रेटिना के ठीक बीच में मौजूद होते हैं, जहां सीधी रोशनी पड़ती है। कोन्स के 3 अलग प्रकार होते हैं।
हर एक अलग रोशनी के प्रति अलग तरह से संवेदनशील होता है। अजीब बात यह है कि अधिकतर कोन्स लाल प्रकाश को देखकर अधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि हम गहरे रंगों को बहुत साफ देख सकते हैं, जैसे कि लाल, नारंगी और पीले। तो अब पता चला कि रंग कहाँ से आते हैं। जानवरों में अलग तरह के और नंबरों के कोन्स होते हैं, जिससे वो हमसे परे चीजों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते, ये बहुत कम वेवलेंथ्स को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ 2 तरह के ही कोन्स होते हैं, जिससे उन्हें रंग नहीं दिखते और वो कलर ब्लाइंड होते हैं। तितलियों के 4 कोन्स होते हैं, जिसकी मदद से वो अल्ट्रावायलेट भी देख सकती हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि मेंटिस श्रिम्प रंगों को बहुत अच्छी तरह से देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में 12 अलग अलग तरह के कोन्स होते हैं। वो आसपास के माहौल के अनुकूल अपने रंगों की लंबी वेवलेंथ्स को खुद के हिसाब से ढाल सकते हैं। अब एक मजेदार बात, 12 में से 1 पुरुष यानी 8% और दुनिया में 200 में से 1 महिलाएं कलर ब्लाइंड होती हैं। वाह, ये हमारी आंखों और उस पर पड़ने वाले प्रकाश का कमाल है, जिसकी मदद से हम इतनी खूबसूरत और रंग बिरंगी चीजें देख सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। संगीत सिर्फ यही एक भाषा है जो सभी को समझ में आती है, चाहे आप किसी भी संस्कृति से हो। संगीत हमें बहुत प्रभावित करता है, फिर चाहे वो कोई भी शैली हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें किसी शोध की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपके पैर ना थिरके हो, या फिर चुटकियां ना बजाई हो, या कोई गाना गुनगुनाया ना हो। संगीत के बिना तो दुनिया अधूरी सी है। जानने की क्यूरियसपंती है कि संगीत आपके दिमाग पर कैसे प्रभाव डालता है? तो इसका जवाब है हमारे पास। जैसे ही हम अपना पसंदीदा संगीत सुनते हैं, उससे हमारे दिमाग में खुशी का एहसास होता है, यानी दिमाग में डोपामीन का रिसाव शुरू हो जाता है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें खुशी महसूस करवाता है। जब हम पहली बार संगीत सुनते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो कि टेम्पोरल लोब का हिस्सा है, जिससे हमें आवाजें सुनाई देती है और बाकी प्रक्रिया भी होती है, जैसे बातों को समझना, ये सेरेबेलम के साथ मिलकर काम करते हैं, जहाँ संगीत अलग हिस्सों में बंट जाता है, जैसे उसकी पिच और वॉल्यूम। सेरेबेलम एक एजेंट के रूप में भी काम करता है, जो एमिगडाला को जोड़ता है, जहाँ कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और ये दिमाग के मीडियल लोब में पाया जाता है। और इसी की वजह से हमें तरह तरह की भावनाओं का एहसास होता है और डोपामीन का रिसाव होता है, क्योंकि जब आप गाना सुनते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है, मन खुश रहता है। इसी तरह संगीत हमारे दिमाग के साथ मिलकर काम करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संगीत में एक अलग ही मजा है। अलग अलग तरह का संगीत हमारी अलग अलग भावनाओं को प्रभावित करता है। पहला, पॉप, हिप हॉप, कंट्री और रेगे। ये सभी जॉनर्स एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आपके दिमाग पर एक जैसा ही असर डालते हैं। इसमें बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है। ये बहुत आकर्षक होता है, बहुत तेज होता है, जिसे सुनने के बाद आपको खुशी मिलती है और आप नाचना भी चाहते हैं। इसे सुनने से आपका रोजमर्रा का रूटीन थोड़ा सा बदल जाता है। दूसरा, मेटल और रॉक। मेटल और रॉक संगीत को तनाव और डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस संगीत में चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से गाना ही लोगों को उनके तनाव से बाहर आने में मदद करता है। तीसरा, क्लासिकल और जैज। क्लासिकल और जैज दोनों ही अपने आप में कमाल के जॉनर हैं। इसमें हर बार नए म्यूजिकल नोट्स होते हैं, इन्हें बार बार दोहराया नहीं जाता। अगर आपको इस तरह का संगीत पसंद है, तो इससे आपका ध्यान और देखने की शक्ति बढ़ सकती है। इससे सकारात्मक दृष्टिकोण भी बढ़ता है। चौथा, EDM और ट्रांस। EDM या इलेक्ट्रो डांस म्यूजिक और ट्रांस म्यूजिक सुनते ही आपको अच्छा महसूस होता है और आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को ये संगीत पसंद है, वो अलग ही धुन में रहते हैं और इसे सुनते ही उनका मूड अच्छा हो जाता है। अब हमें समझ आया कि वो लोग कौन सी धुन की बात कर रहे थे। पांचवा, मेलनकोली संगीत। भले ही ज्यादातर लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा संगीत सुनने से हमें कलाकार की भावनाओं का पता चलता है और हम उनके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। तो अगर अगली बार आपका मन थोड़ा उदास हो, तो ऐसा संगीत सुनने से ना घबराएं। छठा, हीलिंग या मेडिटेशन संगीत। इस तरह के जॉनर को सुनना अपने आप में किसी थेरेपी से कम नहीं है। ये सीधा आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे आपके शरीर को आराम मिलता है और आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपको बेचैनी होती है, तो हीलिंग संगीत सुनने से भी आपका मन शांत हो जाता है और ये ध्यान लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि संगीत किसी भी चीज से निकलने का एक अच्छा जरिया है। अगर आप लगातार संगीत सुनते हैं, तो इससे घबराहट कम होती है, आप अच्छे से अपनी बात समझा सकते हैं, यादें ताजा हो जाती हैं, पार्किंसंस के रोगियों को मदद मिलती है,
मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाता है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि संगीत का काफी गहरा असर पड़ता है और ये आपका दिमाग भटकाता नहीं है, तो चलिए अपनी प्लेलिस्ट से कुछ अच्छा सा संगीत हमें भी सुनाइए।